हेलो एवरीवन। आज हम लोग सेकंड इंटरेस्टिंग केस लेके आए हैं जो हम लोग ने स्टार्ट किया है। लास्ट एक वीडियो मैंने अपलोड किया था जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था अनसॉल्व मर्डर मिस्ट्रीज। ठीक है, तो आज सेकंड केस देखेंगे अनसॉल्व मर्डर मिस्ट्री। इस केस को नाम दिया गया था द बियरमैन किलिंग्स। बराबर, अब ये बियरमैन किलिंग्स नाम क्यों दिया, इसके पीछे का स्टोरी क्या है, सो चलो देखते हैं ये स्टोरी क्या है। सो 2006 अराउंड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर ये इंसिडेंट स्टार्ट हुआ था जहाँ पे मुंबई के अंदर कुछ डेड बॉडीज मिलनी स्टार्ट हुई। मतलब जब फर्स्ट डेड बॉडी मिली थी वो डेड बॉडी उनको मिला था मरीन लाइंस एरिया में, स्टेशन के यहाँ पे, जहाँ पे एक पर्सन का बॉडी मिला था जिसका नाम था मिस्टर गॉड करके, GAUD उसका सरनेम था। ये पर्सन को जब उसका डेड बॉडी मिला तो ठीक है, एक नॉर्मल मर्डर मिस्ट्री के जैसा इसको गिना गया था, बिकॉज ऑलरेडी मुंबई में इतना पॉपुलेशन था और ऐसा माना जाता था कि ठीक है यार एक नॉर्मल डेथ होगा, तो पुलिस ने इसके ऊपर ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगेन आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम विद इन फ्यू वीक्स उनको और एक डेड बॉडी मिली जो चर्च गेट एरिया में मिली थी। बराबर, तो बैक टू बैक दो बॉडीज़ मिलना और वहाँ पे दोनों का जो किलिंग है वो ऑलमोस्ट सेम होना। ठीक है, तो पुलिस को अब यहाँ पे लगा कि कुछ तो अब ये सीरियस मैटर हो रहा है, बिकॉज सेम टाइप की किलिंग, दो बॉडीज़ का मिलना इज़ नॉट अ नॉर्मल इंसिडेंट। ठीक है, तो इसके लिए फिर यहाँ पे पुलिस ने थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट किया। अब ये केस को बियरमैन किलिंग नाम क्यों दिया गया था, बिकॉज जितने भी मतलब मर्डर्स जब धीरे धीरे बढ़ते गए ना, तो कुछ कुछ मर्डर्स में डेड बॉडी के पास खाली बियर का कैन मिलता था। मतलब जो भी पर्सन शायद किलर था वो खाली बियर का कैन छोड़ के जाता था वहाँ पे। इसके लिए इस केस को एक नाम दिया गया था कि ये बियरमैन किलिंग का केस है। बराबर, बट पुलिस को अब तक कोई भी पर्सन या सस्पेक्ट या कुछ भी उनको हाथ नहीं लगा था। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसा केस बन गया था कि अभी तक ये अनसॉल्व ही है। इवन इफ इतने मर्डर्स हुए हैं तो भी मतलब पुलिस को कोई एविडेंस नहीं मिल रहा था। लेकिन मिड जैन 2077 तक जो नंबर्स थे वो किलिंग्स के धीरे धीरे बढ़ गए और टोटल 7 मर्डर्स हो चुके थे। बराबर, तो काफ़ी रैपिडली ये नंबर्स बढ़ गए। तो 2 मर्डर से केस जब स्टार्ट हुआ था वो धीरे धीरे करके 7 मर्डर्स तक पहुंच गया। बट अभी भी जो मर्डरर था वो अननोन था। कौन है, क्यों मार रहा है, क्या पीछे मोटिव है, कुछ नहीं था। हाँ, एक चीज़ पुलिस ने यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में देखा था कि जो डेड बॉडीज मिलती थी ना वो वेस्ट के नीचे से नेकेड पोजीशन में होती थी। तो कहीं ना कहीं एक सेक्सुअल एंगल भी यहाँ पे, सेक्सुअल असॉल्ट या रेप का एंगल भी माना जाता था। बट ये जो भी डेड बॉडी मिली थी ना वो कोई फीमेल की नहीं थी, ये मेल की थी। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये था कि जनरली रेप केसेस अगर हम इंडिया में देखते तो ज़्यादा वो फीमेल ओरिएंटेड रेप होते हैं। बराबर, तो पुलिस को यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि अब ये कुछ थोड़ा एक अलग एंगल है, क्योंकि मेल का मर्डर होना वो भी अगर सेक्सुअल असॉल्ट, तो फिर एक कुछ दूसरा एंगल भी यहाँ पे देखना पड़ेगा। बट टिल मिड जैन 2007 तक पुलिस के पास कोई भी क्लू नहीं था और अब तक मर्डरर अननोन ही था। ठीक है, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने जब थोड़ा मतलब स्पीड लिया और थोड़े डिटेल इन्वेस्टिगेशन करना चालू किया तो उनको एक चीज़ समझा कि चलो बियरमैन जो है, मतलब 2 मर्डर्स के यहाँ पे उसने बियर कैन छोड़े थे, तो बाकी के मर्डर्स में क्यों नहीं छोड़े, उसका रीज़न क्या था। बट यहाँ पे इतना मल्टीपल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी मल्टीपल अरेस्ट होना स्टार्ट हो गया, अलग अलग लोगों को अलग अलग एरिया से अरेस्ट करना स्टार्ट किया। बट किसी के अगेंस्ट कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस पुलिस को नहीं मिल रहा था और उसके वजह से, लैक ऑफ एविडेंस की वजह से पुलिस को फाइनली वो सब लोगों को छोड़ना पड़ा। लेकिन बोलते ना सडनली कुछ ना कुछ तो मिलेगा इन्वेस्टिगेशन करने में, ये हर केस में हमने देखा है। तो सडनली फाइनली एक क्लू मिला पुलिस को केस के अंदर, जहाँ पे जो वो डॉग से लेके जब वो सर्च कर रहे थे तो सडनली एक डॉग को वहाँ पे एक बोलते ना कुछ तो एक डिफरेंट परफ्यूम का स्मेल आया, जो उन्होंने विक्टिम्स के बॉडी में से उन्होंने मतलब ये डॉग के थ्रू स्मेल करवाया था। और फाइनली डॉग एक जगह पे पहुंचा जो एक पब्लिक टॉयलेट था, और पब्लिक टॉयलेट में उनको एक ग्रे कलर का आयरन शर्ट मिला।
जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इनको ये एक फर्स्ट एविडेंस जो ऐसा माना जाता था तो शायद एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस बन जाएगा। तो एक पब्लिक टॉयलेट से एक ग्रे कलर का आयरन शर्ट फाइनली पुलिस को मिला। अब पुलिस को यहाँ पे लग रहा था कि चलो फाइनली कुछ तो हाथ आया और शायद अब ये केस बहुत अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट हो जाएगा और मर्डरर भी बहुत जल्दी मिल जाएगा। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ पुलिस को एक फाइनली सस्पेक्ट मिला जो था रविंद्र कंट्रोलू करके, जिसकी एज थी उस टाइम पे 36 इयर्स और ये मेंबर ऑफ दशरथ रानी गैंग था, मतलब एक गैंग था उस टाइम पे वेल नोन, वो उसका मेंबर था। अब यहाँ पे ना पुलिस ने जब इस सस्पेक्ट को पकड़ा ना तो पुलिस ने पकड़ने के लिए खाली वो एक आयरन शर्ट की वजह से नहीं पकड़ा था, इधर उधर इन्वेस्टिगेशन किया, काफ़ी लोगों को पूछा, ठीक है, काफ़ी सारे सोर्सेस लगाए और फिर फाइनली उन्होंने इस सस्पेक्ट को पकड़ा। सो फाइनली एक अरेस्ट पुलिस ने किया जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस के बेस पे माना जाता था उस टाइम पे। लेकिन धीरे धीरे फिर केस और जैसे पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो एविडेंस फाइनली पुलिस ने कलेक्ट करना स्टार्ट किए सो दैट दे कैन फाइल केस अगेंस्ट रविंद्र और इसको विक्टिम बना इसको एक मर्डरर दिखा के पुलिस चाहता था कि इसको फाइनली पनिशमेंट मिले और फाइनली ये केस क्लोज हो जाए। लेकिन जब अब एविडेंस देखा ना तो इसमें दो एविडेंस बहुत सामने आए थे जो पुलिस को मिले थे। सबसे पहले तो एक था मैच्ड हैंडराइटिंग। अब जो बॉडी मिली थी ना उसमें एक बॉडी के पास एक पेपर मिला था, ठीक है, जो कुछ लिखा हुआ था। पुलिस को लग रहा था कि ये जो लिखा हुआ है ये शायद मर्डरर ने यहाँ पे छोड़ा है। तो पुलिस ने उस हैंडराइटिंग को लिया एज अ एविडेंस और फाइनली ये रविंद्र से एक दो चीज़ें उसने लिखवाई और वो हैंडराइटिंग फिर मैच की तो बहुत एक्यूरेटली वो मैच भी कर रहा था। तो यहाँ पे पुलिस को एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस गेन हो गया कि भाई ये ही मर्डरर है, बराबर। प्लस जब पुलिस ने थोड़ा उसमें और इन्वेस्टिगेट किया तो रविंद्र के पास इस टाइप का एक चॉपर नाइफ भी मिला था जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस माना जा रहा था। बट पुलिस इसके ऊपर ज़्यादा रिलाई नहीं कर रहा था। उसका वन ऑफ द रीज़न ये था बिकॉज जितने भी मर्डर्स हुए थे ना वो किलिंग में स्टोन्स यूज़ हुए थे, कभी भी कहीं पे भी कोई भी टाइप का नाइफ यूज़ नहीं हुआ था। तो कहीं ना कहीं पुलिस को लग रहा था ठीक है ये मिलना बट इसका क्राइम के साथ कोई लेना देना नहीं है। बट पुलिस जो फर्स्ट एविडेंस था ना हैंडराइटिंग मैच हो गया, पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस बन चुका था। अब फाइनली धीरे धीरे मैटर एंड होना स्टार्ट हो गया और मैटर गया फाइनली कोर्ट प्रोसीडिंग में और सेशन कोर्ट ने उसके ऊपर फाइनली वर्डिक्ट सुनाया और पुलिस ने ये कोर्ट ने इस वर्डिक्ट में लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया फॉर रविंद्र, बराबर। तो फाइनली मुंबई की पब्लिक को एक रिलीफ लगा कि चलो फाइनली एक मैटर एंड हो गया, ये जो बहुत किलिंग्स हो रही थी ये फाइनली बंद हो गई। और पुलिस ने यहाँ पे इस टाइम पे जब केस चल रहा था उसमें ये भी बोला था कि ऑन एन एवरेज इसने शायद 45 मर्डर्स किए हैं। काफ़ी सारे लोगों की इसने डेड बॉडीज़ डंप कर दी थी सी एरिया में, इसके लिए वो कभी मिला ही नहीं। और पुलिस ने यहाँ पे इस तरीके से इसको पोर्ट्रे करना स्टार्ट किया था कि ये पर्सन एक्चुअल में इसको होमोसेक्सुअलिटी से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, इसके लिए उसने बिलो वेस्ट नेकेड करके डेड बॉडीज़ को छोड़ दिया था। बिकॉज इस पर्सन को ऐसा था कि मुझे दुनिया में से होमोसेक्सुअलिटी जो लोग हैं, जो गे लोग हैं, मुझे उनका पॉपुलेशन एंड करना है बिकॉज इट इज़ नॉट गुड थिंग, ऐसा उसका मानना था। उसकी वजह से उसने ये किलिंग स्टार्ट किया था। अब रविंद्र ने यहाँ पे कोर्ट में ये आर्ग्यूमेंट किया था कि उसने ऐसा कुछ किया नहीं है बट लैक ऑफ एविडेंस की वजह से फाइनली ये कोर्ट ने ये डिसीजन सुना दिया था। अब रविंद्र की बात करें तो पुलिस को और ज़्यादा डाउट रविंद्र के ऊपर इसके लिए था बिकॉज जब उसको अरेस्ट किया था तो उसके पहले ऑलरेडी 3 क्रिमिनल केस में वो एक बोलते ना एक इन्वॉल्व था, ऐसे कंप्लेन फाइल हुई थी। तो पुलिस को ज़्यादा लग रहा था कि उसकी मर्डर हिस्ट्री या क्रिमिनल हिस्ट्री है, बराबर, तो ऑब्वियसली ये वो कर सकता है। बट उस टाइम पे रविंद्र ने कोर्ट में ये भी स्टेटमेंट दिया था कि वो 3 केस भले उसमें मैं इन्वॉल्व था बट मैं इस्लाम में कन्वर्ट हो चुका हूँ, तो अब मैंने क्राइम्स को गिव अप कर दिया है, सो अब ये सब मर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। बट फाइनली सेशन कोर्ट ने ये वर्डिक्ट सुना दिया और उसके अंदर रविंद्र को इम्प्रिजनमेंट तक दे दिया जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट था। लेकिन 2 साल के बाद फिर से कुछ नया ट्विस्ट आया और 2 साल के बाद हाई कोर्ट ने
उस केस का हियरिंग फिर से करवाया और जहाँ पे कोर्ट ने ये बोला कि जो फैक्ट्स रिप्रेजेंट किए गए थे वो फैक्ट्स एक्चुअल प्रॉपर फैक्ट्स है ही नहीं, शायद उसको फिर से री इन्वेस्टिगेट और वेरीफाई करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो रविंद्र के अगेंस्ट जितने भी फैक्ट्स बताए गए हैं और एविडेंस जितने लाए गए हैं उसके बेस पे ये बहुत बोलते ना वेल एस्टैब्लिश तरीके से कुछ प्रूफ नहीं होता है कि वो क्रिमिनल है। सो फाइनली हाई कोर्ट ने 2009 के अराउंड उस पर्सन को छोड़ दिया और वो रिलीज हो गया। बट अब जैसे ये केस में ये हाई कोर्ट का वर्डिक्ट जब आया ना तो पर्सन एक जो 2 साल जेल में था वो सडनली फ्री हो गया। अब फ्री हो गया ना तो बस यहाँ पे वापस वो एक क्वेश्चन मार्क लग गया कि तो फिर मर्डरर है कौन। आज ये 2023 चल रहा है बट टिल नाउ पुलिस को कोई इसमें फर्दर क्लूज नहीं मिले। सस्पेक्ट कितने सारे जो भी लोग होंगे वो सब तो ऑलरेडी छूट चुके थे। एक स्ट्रॉन्ग केस बना था रविंद्र के अगेंस्ट, वो भी हाई कोर्ट ने उसको वर्डिक्ट में छोड़ दिया। सो फाइनली इस सब मर्डर्स मिस्ट्रीज में कौन एक्चुअल मर्डरर था, कौन एक्चुअल क्रिमिनल था, वो कभी सामने नहीं आया और वो केस आज भी अनसॉल्व मिस्ट्री बन के रह गया। ओके, सो होपफुली ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये सेकेंड केस था हमारा मर्डर मिस्ट्री वाला। आई एम गोइंग टू ब्रिंग वन मोर केस जो बहुत इंटरेस्टिंग है अगेन, बराबर। सो हमारी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब डेफिनेटली करना, ऐसे बहुत सारे हम लोग अनसॉल्व मर्डर मिस्ट्रीज केस लाते रहेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।